आज हम लोग चैप्टर 5 के अंतर्गत जो कल चर्चा कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि अगले दिन पावर एंड फंक्शंस, कोई भी व्यवस्था सुनिश्चित होने के लिए जो इकाई होती है, जो अंग होते हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनके कर्तव्य को बताए जाते हैं कि ताकि उन अधिकारों का और कर्तव्यों का निर्वहन, वह संगठन हो, संस्था हो, व्यक्ति हो, जुडिशरी सिस्टम हो या लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो उसी प्रकार से कोर्ट का के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान है। आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, खास करके वैसे देश में जहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, ऐसी जगह पर, ऐसे देशों में न्यायपालिका का बेहद महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। यदि न्यायपालिका नहीं रहती, केवल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता तो क्या होता? तो आपस में मारामारी होता है। लेजिस्लेटिव कहता है कि भाई ये हम नियम बनाए हैं, ऐसा करो। एग्जीक्यूटिव कहता है कि भाई हम कर रहे हैं जो हमको ठीक लगता है, तुम भी जब शासन में आओगे, सत्ता में आओगे तो करना। और कदम कदम पर विवाद होता। ये तो बेहद महत्वपूर्ण निर्णय था कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, इसमें जुडिशियरी को बिल्कुल इससे अलग रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया कि सरकार के जो शेष अंग हैं दोनों, इसका किसी भी प्रकार का प्रेशर इंटरफेयर नहीं रहेगा। इसीलिए हमने जजों की नियुक्ति के बारे में आप सबको बताया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का ही जज क्यों न हो। एक बार यदि आप डिसाइड कर लिए हैं कि जिसको हम नियुक्त करने जा रहे हैं, जिस जज को, वो वास्तव में कानून का वेत्ता हो, एक्सपर्ट हो और वह मोस्ट सुटेबल पर्सनैलिटी हो, आपने नियुक्त कर दिया, सरकार ने नियुक्त कर दी राष्ट्रपति के थ्रू, फिर अब उसमें किंतु परंतु सामान्यतया नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में जो जजेज होते हैं उनके स्तर से किसी प्रकार की चूक हो रही है, तो उनको भी हटाने का प्रावधान अंततः है, किंतु उसके लिए थोड़ी जटिल प्रक्रिया जिससे गुजरना होता है। तो इस तरह से न्यायपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है और कार्य है, अधिकार भी है, साथ ही साथ ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। नहीं तो, और ऐसा नहीं किया जाता तो विधायिका और कार्यपालिका न जाने क्या क्या तमाशा कर देता। वैसे तमाशा होते ही रहता, हम लोग देखते हैं, सैकड़ों उदाहरण है, आम पब्लिक भी, जनता भी जान रही है। खैर, उसमें हम लोग को डिटेल्स में नहीं आना है। आज ये इतना केवल संक्षिप्त में हम लोग को जान लेना है कि हाई कोर्ट्स के क्या अधिकार कार्य क्षेत्र हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की भांति है कि ओरिजिनल जुडिक्शन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। इंटरप्रेट एक वर्ड आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है,
रीट इशू किया जाता है। फिर ये इन्फोर्समेंट एफआर के लिए है। ये एफआर क्या है? ये एफआर मतलब हुआ फंडामेंटल राइट। तो ये जो इसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में इस प्रकार के मामले में हाई कोर्ट डायरेक्ट अपने अंदर केस को लेता है और उस पर जजमेंट देता है। यह स्पष्ट है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह एक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देशन होता है वही उसी को आधार मानकर हाई कोर्ट भी निर्णय लेते हैं और उस हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो भी कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये सारे कोर्ट्स उसी यानी कि एक न्यायिक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। क्लियर है? तो ये पहला जो अधिकार है इसको कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम हाई कोर्ट का आता है। यानी इस प्रकार के जितने भी मामले आते हैं या हैं उस पर यस हाई कोर्ट हैज राइट टू इंटरफेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली। यानी हाई कोर्ट को पूरी शक्ति है, अधिकार है इन तमाम मामलों में वो निर्णय ले, ऐसे केसेस को अपने हैंड में वो रखे और उस पर निर्णय ले। फिर है एपीलेट जुरिडिक्शन। इसके अंतर्गत याद रखेंगे, हम पहले कभी आप 7th में या 6th में पढ़े होंगे कि जितने भी मामले हैं, मुकदमे हैं, उनको 2 श्रेणियों में सामान्यतया रखा गया। जितने भी मुकदमे हैं उनको 2 केसेज हैं, उनको 2 श्रेणियों में रखा गया, 2 भाग में बांट दिया गया। एक जिसको हम कहते हैं दीवानी। दीवानी से तात्पर्य यहाँ पर दीवानी मुकदमे मामले, इससे तात्पर्य है वैसे मामले से, वैसे विषयों से, वैसे केसेस से जिसका संबंध धन से होता है, जमीन जायदाद से होता है। तो ऐसे जो मुकदमे होते हैं ये इसी प्रकार के इसी के अंतर्गत आते हैं, ये सिविल केसेज के अंतर्गत। और दूसरा जो होता है वो होता है क्रिमिनल केस। इसका मतलब होता है कि ऐसा मामला, ऐसे मुकदमे जिस पर जो मार काट, हत्या, अपहरण, इस प्रकार का मामला यदि रहता है, ऐसे केस को क्रिमिनल केस के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका डिस्ट्रिक्ट में जो इस पर जो सुनवाई होती है ये सेशन जज के अंतर्गत। जबकि ये जो दीवानी मामला है, दीवानी इसको हम कहते हैं, जो धन, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद आदि से संबंधित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीवानी। तो इस पर डिस्ट्रिक्ट जज का के अंतर्गत ये मामला जाता है, उस पर जजमेंट दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? सेशन जज के अंतर्गत आता है क्रिमिनल वाला। इसको डिटेल्स में आप लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को देखना है, क्लास 8 है। और इसके बाद क्या है कि जब पावर, हमने पहले ही कहा था ये रिट से संबंधित है, तो हाई कोर्ट जो रिट जाहिर करता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। ये वैसे आपकी पुस्तक में शायद इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप लोग रहनी चाहिए। ये इसके अंतर्गत है कि हेबियस कॉर्पस, जो
संविधान में प्रावधान है, जो अधिकार दिए गए हैं संबंधित जनों को, उन अधिकारों का दुरुपयोग न हो। आप लोग जब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत पढ़े होंगे तो उसमें भी दिया गया है एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है उसको। तो उसमें भी आपको पढ़ने का मौका मिला होगा या पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, इशू करता है। तो इसमें क्या है कि जो भी अधिकार संबंधित अधिकारी को, जनों को दिया गया है, संवैधानिक अधिकार जो, तो उन अधिकारों का अक्षरशः पालन हो रहा है या फिर उन अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लीजिए कि थाना में थानाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है और थानाध्यक्ष को अधिकार है किसी भी व्यक्ति पर यदि संदेह हो जाए तो बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को अपने कस्टडी में रख ही सकता। यदि उस थानाध्यक्ष के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार आ जाए कि अमुक व्यक्ति से हमारा बहुत बढ़िया नजदीक का संबंध नहीं है, तो चलो यार अपने पद का थोड़ा सा धौस जमा करके उसके ऊपर उसका शोषण करें, उसका अत्याचार करें, अनावश्यक उसको अपने कस्टडी में रख लें। तो भाव यह है कि जो भी अधिकार, ये हमने एक पुलिस का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से अन्य विभाग में क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो भी पावर दिए गए हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से व्यवस्था के लिए, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। यदि दुरुपयोग होता है, ये बहुत गड़बड़ बात है, तो ऐसे संबंधित व्यक्ति को भी कोर्ट के द्वारा सजा का प्रावधान है। इसमें एक है हेबियस कॉर्पस, इसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्ष। ये क्या है? यह एक प्रकार का निर्देश है कोर्ट की ओर से। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है, यस यू हैव राइट टू अरेस्ट हिम, बट इट इज द मोस्ट नेसेसरी टू follow to all rules and regulations which are given in the laws. कानून में, नियम में जो प्रावधान है उसका आपने अक्षरशः पालन किया है अथवा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी को अरेस्ट कीजिए, यदि लगता है, संदेह हो रहा है, गड़बड़ आदमी है, स्मगलिंग कर रहा है, क्रिमिनल है, मारपीट करके भागा है, हत्या करके भागा है, लूट करके भागा है, लगता है कुछ संदेह, आप बिना गिरफ्तारी वारंट को का भी आप उनको अपने कस्टडी में कर सकते हैं। किंतु कोर्ट आपको आदेश देता है कि अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सकुशल सशरीर निकट के न्यायालय में कोर्ट के सम्मुख हाजिर करना है। अब हाजिर करना है, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिए, उनसे दुश्मनी है और उसको मारते मारते मार दिया, लाश को खींच के ले आकर के कोर्ट में हाजिर कर दिए। 24 घंटा के अंदर में कहा गया, ऐसा नियम बनाया हुआ है, तो चलिए भैया उपस्थित है। नहीं,
सकुशल उसी रूप में बिना उसको शारीरिक परेशान किए हुए आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें, ये इंस्ट्रक्शन दिया होता है। इस प्रकार का बंधन है और कोर्ट इस पर इशू करता है। दूसरा है, और डिटेल्स में मौका मिलेगा तो बाद में बताएंगे, दूसरा है मैंडेमस। हम आदेश देते हैं। होता है ना कि संबंधित अधिकारीगण अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है अथवा नहीं, इसकी देखरेख कौन करेंगे? तो उस पर भी, उसके भी ऊपर है देखने के लिए कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन यदि ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं तो कोर्ट आपको आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें, दुरुपयोग न करें। ये एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है, ये आवश्यक है। इसके बाद है क्यों वारंट। इसका हिंदी होता है क्या हक है। होता है कोई अधिकारी या सरकार का कोई ऐसी इकाई किसी खास व्यक्ति को वो उस पद के लिए योग्य नहीं है, किंतु उनके अपने आदमी हैं या किसी प्रकार का प्रभाव में है, तो चलो उस पद पर नियुक्त कर दो, सार्वजनिक पद पर। तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को आदेश देता है कि आपको क्या हक है ऐसे पदों पर ऐसे अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त करने का, ताकि जो अधिकार दिए गए हैं संबंधित व्यक्ति को, अधिकारी को, उसका दुरुपयोग न हो। इसके लिए हाई कोर्ट अपनी पैनी नजर रखती है। ऐसे मामले को अपने अंदर में रख करके इस पर निर्णय ले सकता है। इस प्रकार का अधिकार हाई कोर्ट को है। अब है पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले ही कहा है संविधान में जो नियम अंकित हैं, लिखित हैं, संविधान क्या है? नियमों का एक संग्रह किया हुआ रूप है, जिसके आधार पर देश शासित होता है। ठीक है, तो इसमें यदि उन नियमों में से कहीं पर कोई लगता है कि पालन नहीं हो रहा है, संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखते हैं और हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका की संविधान को किस रूप में उसकी व्याख्या करनी है। गलत तरीके से उसका उपयोग न हो। जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो अमेंडमेंट है, जो शेड्यूल्ड है, तो जो पार्ट्स हैं, उसका अलग तरीके से व्याख्या न हो, सही व्याख्या करने के लिए कोर्ट को अधिकार है। उसके बाद है प्रशासकीय दृष्टिकोण से, यानी पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट, यानी जो भी अधीनस्थ न्यायालय है हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय अधीनस्थ है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आने वाले न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट है, वो उनका अधीनस्थ न्यायालय होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह है इन सारी व्यवस्था
को, प्रशासकीय व्यवस्था को अधीनस्थ न्यायालय की देखरेख का कार्य एज ए गार्जियन के रूप में करता है। हमने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय और बहस का रिकॉर्ड होता है। ऐसे अदालत को अभिलेख न्यायालय के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी इस प्रकार का अधिकार है, इसीलिए इसे भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट को भी अधिकार है। और हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट वगैरह आता है, ऐसे जजमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसे भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, ये संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त है। थोड़ा सा पावर और फंक्शन के बारे में हमने चर्चा की है, जो आपकी पुस्तक में है। कुछ नहीं भी, जैसे 2-3 पॉइंट्स हमने क्लियर किया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए 2 शब्दों में। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट्स के जो सामान्य पावर एंड फंक्शन है, इसकी चर्चा हुई। अगले दिन फिर अब हमारा 4 दिन के बाद ही क्लास 8 में मौका मिलेगा, तो अगले दिन हम लोग शेष अंश पर चर्चा करेंगे, जो लास्ट माना जाएगा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह है, न्यायालय है, उस पर हम लोग चर्चा करें। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके अधीनस्थ कोर्ट है, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करके इस टॉपिक को इतिश्री देंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।